और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से आ रही है। वहां कार सवार लड़कों ने 3 छात्राओं को टक्कर मार दी और इस हादसे के बाद एक छात्रा कोमा में चली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, गंभीर चोटें आई है उसे। छात्रा के सिर और पैर पर गंभीर चोट आई है और हादसे के बाद कार सवार लड़के मौके से ही फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लड़की एक कोमा में चली गई एक्सीडेंट की वजह से। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लड़की की जो स्थिति है वो बेहद नाजुक है और GNIOT कॉलेज है, उसकी 4th ईयर बीटेक की स्टूडेंट है और ये घटना 31 की रात होती है, रात 9 बजे के करीब, जब वो मार्केट से सामान खरीद के अपने फ्लैट पर जा रही थी। उसी दौरान सर्विस लेन पर एक कार सवार ने पीछे से टक्कर मारी है और 3 लोग थे कुल, जिनमें से एक लड़की जिसकी स्थिति बेहद नाजुक है, जो वेंटिलेटर पे है, और 2 लोग जो उसके साथ में थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया। वो लोग बेहतर स्थिति में है और चश्मदीदों का यही कहना है कि एक व्हाइट कलर की सेंट्रो थी जिसने टक्कर मारा है और बेहद खराब तरीके से वो गाड़ी चला रहा था जिगजैग वे में और पीछे से आके टक्कर मारा है। फिलहाल पुलिस अब जो है टेक्निकल पॉइंट से काम कर रही है, इसके अलावा CCTV खंगालने की कोशिश कर रही है और पुलिस की तरफ से यही आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और पकड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच लड़की की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। जी ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक मैंने ट्रैक किया है। दिल्ली के कंझावला हैवानियत हॉरर स्टोरी के बीच इस वक्त बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर और मॉर्चरी के प्रेमिसेस में मौजूद है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस की कई टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त परिजनों को जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है। किसी भी वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद इन्हीं में से किन्हीं एक एम्बुलेंस में जो मृतका है उसका शव रखकर उसे अपने गंतव्य तक, यानी कि करण विहार जो इलाका है, जो उसका पैतृक घर है, वहां पर ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, वीडियो सामने आए हैं और अब की बार जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों लड़कियां लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों लड़कियां लड़ते लड़ते होटल के बाहर आती हैं और होटल के बाहर स्कूटी के पास खड़े होकर लगातार गर्मा गर्म बहस करती हैं और हीटेड आर्गुमेंट दोनों के बीच होता रहता है। इस बीच आप तस्वीरों में ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दोनों को लड़ते हुए देखकर सड़क पर जाते हुए एक मोटरसाइकिल भी वहां पर रुकती है। लेकिन उसके बावजूद मोटरसाइकिल सवार को देखकर भी दोनों लड़कियां लड़ना बंद नहीं करती हैं। उसी तरीके से वो गाली गलौज आपस में वो बहस करती रहती है, उनका ये हीटेड आर्गुमेंट चलता रहता है। और इस फुटेज को देखकर साफ तौर पर जो होटल के कर्मचारी हैं, होटल स्टाफ, होटल का जो मैनेजर है, उसके जो दावे हैं ये सही साबित हो रहे हैं कि जो दावा उन्होंने किया, जो जानकारी दी थी वो सही साबित हो रही है। लेकिन किस मामले को लेकर, किस बात को लेकर दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट हुई थी, बहस हुई थी, इस पर अभी तक किसी बात की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस लगातार इस बात का दावा कर रही है कि जो दूसरी लड़की है ये लगातार पुलिस की टच में बनी हुई है और पुलिस को अब इस वक्त वो कोऑपरेट कर रही है, हर वो सवाल का जवाब दे रही है जिससे कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आगे आसानी हो, ये केस सुलझाने में आसानी हो। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी चश्मदीद है जो कि हादसे के वक्त, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त वहां पर मौजूद थी। लेकिन इस वीडियो को देखिए किस तरीके से दोनों ही सहेलियों में आपस में गर्मा गर्म बहस हो रही है। और इसके पहले जानकारी ये निकलकर सामने आई थी कि रोहिणी सेक्टर 23 के नजदीक कूट कला जो गांव है, वहां पर होटल में 2 रूम बुक किए गए थे और उसके बाद ये लड़कियां रूम नंबर 104 से लड़ते लड़ते नीचे आई हैं। जबकि होटल मैनेजर और होटल का जो स्टाफ है उन्होंने उन्हें लड़ाई बंद करने के लिए कहा, समझाया बुझाया, उसके बाद वो लड़ते लड़ते बाहर आ गई। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से होटल के बाहर मेन रोड पर खड़े होकर अपनी स्कूटी के पास भी वो लड़ना जारी रखती हैं। हालांकि कोशिश पूरी की गई थी लगातार इनको समझाने बुझाने की होटल स्टाफ की ओर से, लेकिन उसके बावजूद वो चुप नहीं हुई। वहां पर एक मोटरसाइकिल सवार भी रुकता है, मोटरसाइकिल सवार को भी देखकर वो लड़ना बंद नहीं करती हैं। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें कि हम लगातार इस वक्त चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स, साथ साथ हाईटेक स्टूडियो से हमारे एंकर्स मौजूद हैं और इस स्टोरी पर, इस हॉरर स्टोरी पर पल पल की अपडेट हम आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर दे रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर है
और इस वक्त मॉर्चुरी प्रेमिसेस के हम अंदर हैं और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में ही माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो पुलिस को मिल सकती है। और आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि किसी भी वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूटी पे सवार ये लड़की जा रही है वहां पर। इन 5 तस्वीरों में समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे यह हादसा हुआ है। स्कूटी पर सवार लड़की दिखाई दे रही है, किस तरीके से हादसा हुआ है। और रिपोर्ट अब से थोड़ी देर में ही माना जा रहा है कि आ सकती है। किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, पल पल की अपडेट तो हम आपको दे ही रहे हैं। लेकिन कैसे ये हादसा हुआ है, क्या कुछ बारीकियां रही है, कितना प्रेशर पुलिस के ऊपर रहा है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से उस काली स्याह रात को ये हादसा हुआ। तो आपको लगातार हम अपडेट तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के जो पुलिस सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस बात की जानकारी जरूर मिली है कि मृतका के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और कई गहरे घाव भी है, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट है वहां पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि रेप की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। पुलिस सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और माना यह भी जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो यहाँ पर परिजन है और परिजनों के साथ साथ पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपते ही आपको बता दें कि मोर्चरी से शव निकालकर लेकर जाया जाएगा मृतका के जो पैतृक घर है वहां पर करण विहार। हालांकि आपको बता दें कि लगातार परिवार वालों की ओर से मांग यही की जाती रही है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और बॉडी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ ही देर में सामने आ जाएगी। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि मृतका के शव को लेकर वो उसके पैतृक घर पुलिस की टीम के साथ वहां पर पहुंचेंगे, परिजन वहां पर पहुंचेंगे और पूरे इलाके को, करण विहार इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस साथ साथ पुलिस की कई टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी वहां पर पर ना मार पाए, क्योंकि मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी में आपको बार बार बता रहे हैं ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर गुस्से की आग कभी भी भड़क सकती है और यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं हुई है। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर। कंझावला में हुई लड़की से हुई है वारदात की लगातार नई तस्वीर आई सामने। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें लड़की और उसकी सहेली के बीच सड़क पर झगड़ा हो रहा है। दिल्ली के कंझावला केस में स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दूसरी लड़की का बयान दर्ज किया जा रहा है, उससे कोई चोट नहीं आई है, इसके पास एक चश्मदीद गवाह भी है जिसकी जांच में मदद मिलेगी। दिल्ली के कंझावला केस में एक होटल की कहानी भी सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि हादसे से पहले लड़की अपनी दोस्त के साथ रोहिणी के एक होटल में गई थी। मैनेजर के मुताबिक लड़की ने होटल का कमरा नंबर 104 बुक कराया था। इसके अलावा एक और कमरा भी बुक कराया गया था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ था। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस की जांच और तेज हो गई है। पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। चार्ज मिलते ही शालिनी सिंह ने देर रात जोटी गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान शालिनी सिंह के साथ दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर भी मौजूद थे। शालिनी सिंह ने अपनी टीम के साथ घटना के बारे में चर्चा की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार सवार दरिंदों ने लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। इससे पहले कहा जा रहा था कि कार सवार आरोपियों ने स्कूटर सवार लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा के मुताबिक जांच अभी शुरुआती दौर में है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस आरोपियों को सख्त सजा दिलाएगी। कंझावला केस में पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी सबूतों की तलाश कर रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कार का एक नमूना लिया जिसमें अहम सबूत मिलने का दावा किया गया। दिल्ली केस में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना बहुत संजीदा है, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में इस वक्त गहमा गहमी लगातार बनी हुई है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और वजह यह भी है कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार सभी कर रहे थे वो अब से थोड़ी देर में हैंडओवर कर दी जाएगी पुलिस को। लेकिन आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हम आपको 5 तस्वीरें इस केस से जुड़ी हुई दिखाएंगे जिसमें आप समझेंगे कि पूरी घटना कैसे हुई है, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और ये हैवानियत की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। दूसरी तस्वीर में किस तरीके से ये लड़की घसीटती जा रही है ये भी आप देख पा रहे होंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि तस्वीर ये भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे स्कूटर से जाती हुई लड़की जब जा रही थी उस वक्त का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी लड़की भी आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। लड़कियों में किस तरीके से झगड़ा हो रहा है ये भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। 5 तस्वीरें समझिए और समझने के लिए काफी है कि पूरा घटनाक्रम कैसे रहा है। लड़की से हैवानियत, घिसटती लड़की, स्कूटर से जाती लड़की, दूसरी लड़की दिखाई दे रही है वीडियो में, लड़कियों में झगड़ा, ये 5 विंडो के जरिए समझने की कोशिश की। लेकिन तस्वीरें आपको अगर आप देख पा रहे हो, देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक और पुलिस टीम आई है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अब ये जो समय है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने का ये खत्म हो गया। आपसे थोड़ी देर पहले एसीपी सुनील श्रीवास्तव भी यहाँ पर पहुंचे थे और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जा सकती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो ने एक और नया एंगल इस पूरे मामले को दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो को ट्रेस करते करते पुलिस उस होटल तक पहुंची जहां पर इन दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था। और फिलहाल आपको तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहते हैं। लेकिन देखिए यहां पर गहमा गहमी और ज्यादा बनी हुई है और यहां पर पुलिस की और ज्यादा टीमें मौजूद हैं। लेकिन जिस हम वीडियो की बात कर रहे थे, दरअसल उस वीडियो को ट्रेस करते करते पुलिस होटल रूम में पहुंची है और उसके बाद किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर समझिए। वीडियो खोलेगा खौफनाक रात का राज। उलझ गई कंझावला केस की थ्योरी। होटल में झगड़ा, सड़क पर हैवानियत। दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आ गया है। लड़की से हुई हैवानियत की लगातार नई नई तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जो घटना से महज 15 मिनट पहले का है। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था तो उसी दौरान एक नई चीज पुलिस को मिली और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी नजर आ रही है। मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की की दोस्त भी स्कूटर पे थी जिसे चोट आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी और उसके बाद ये जो पूरा रूट है सामने जाकर आप अगर यहाँ से 150 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न करते ही कंझावला का रूट आ जाता है मेन, और ये इसी जगह से निकले थे। तो यहाँ से उबड़ खाबड़ सड़क है। अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है वहां निकल सकती थी और उसके आगे भी, लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है ये इस ट्रैक में फंसी थी ये कहा जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। क्या है कमरा नंबर 104 का सच? पुलिस लगातार सबूत तलाश रही थी और इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला जिसमें लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ एक होटल के बाहर नजर आ रही है। और जब उस होटल के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो मामले में एक नया मोड़ सामने आया।
इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहाँ के पूट कला इलाके में ये होटल है जहां पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था। इस दौरान होटल स्टाफ ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ था और फिर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। उनके साथ कौन कौन आया था? दोनों लड़कियां थी। अच्छा, क्या उन्होंने बुक कराया था रूम पहले से ही? नहीं, आए और रूम ले लिया। अच्छा, उसी वक्त बुक करा दिया गया? हाँ जी। तो आप लोग आईडी वगैरह भी लेते होंगे? जी लेते हैं। तो ये बताइए सर, क्या उनके साथ कुछ लोग और भी थे? नहीं, मेरे टाइम पे दोनों लड़कियां ही आई थी। कितनी देर रही होंगी? मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे। बाकी जो कल बाद में चेक करने पे पता चला था वो तकरीबन 1:30 पे चली गई थी। 1:30 पे? हाँ, कोई चेकआउट वगैरह कुछ साइन नहीं करके गई थी, नीचे की नीचे ही चली गई थी। इस केस में पुलिस मामले के एक पहलू को तलाश रही है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, नए साल में रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की चाल इस वक्त बदल चुकी है और अब दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरों के सैन्य ठिकानों पर हमले अब और तेज कर दिए हैं। रूस के एयर बेस पर यूक्रेन ने 2 बार हमले किए, जिसके बाद रूस ने अपने खतरनाक Tu-95 बॉम्बर की फ्लीट को यूक्रेन की सीमा से करीब 6000 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया। रूस के एयरबेस पर मिसाइलों का कहर। जेलेंस्की के टारगेट पर रूस के एयरबेस। रूस को लगा भारी नुकसान का डर। पुतिन ने छिपाए विनाशकारी बॉम्बर। यूक्रेन की जंग में जेलेंस्की को मिल रही विदेशी हथियारों की मदद पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसी चुनौती जिसके बारे में पुतिन ने युद्ध शुरू करने से पहले सोचा भी नहीं था। पुतिन को लगा था कि वह हफ्ते भर में कीव पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन को कई देश हथियार सप्लाई कर इतना मजबूत कर देंगे कि रशिया के सामने एक बेहद कमजोर सा देश 10 महीने तक टिक जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से मिल रहे खतरनाक हथियारों के दम पर जेलेंस्की की फौज ने न सिर्फ रूस की आर्मी को यूक्रेन में आगे बढ़ने से रोक दिया, बल्कि अब तो खदेड़ना भी शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले तक यूक्रेन सिर्फ अपनी जमीन पर मौजूद रूस की फौज को निशाना बना रहा था, लेकिन अब जेलेंस्की की मिसाइलें बॉर्डर पार कर रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही हैं, जिससे पुतिन के सैन्य अफसरों की रातों की नींद हराम हो गई है। रूस ने यूक्रेन की सीमा से करीब 600 किलोमीटर दूर एंगल्स 2 एयरबेस पर अपने खतरनाक बॉम्बर Tu-95 की फ्लीट तैनात कर रखी थी, लेकिन इस एयरबेस पर लगातार यूक्रेन के 2 मिसाइल हमलों के बाद पुतिन ने Tu-95 की फ्लीट को कहीं और शिफ्ट करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एंगल्स 2 एयरबेस पर तैनात 6 Tu-95 बॉम्बर फ्लीट को उक्रेनिका में सेरिशोवो एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है। एलेंस 2 एयरबेस से इस बेस की दूरी करीब 6000 किलोमीटर है। रूस की आर्मी ने इस बात की पुष्टि की थी कि 26 दिसंबर को यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। ये ड्रोन एंगल्स 2 एयरबेस को टारगेट करने वाला था,
तभी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। हालांकि एयरबेस पर ड्रोन का जो मलबा गिरा उससे बेस पर मौजूद 3 सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा गया कि T-95 या T-160 बॉम्बर्स में से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ था। बार बार यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए रूस के सैन्य अफसरों ने T-95 को यूक्रेन की सीमा से इतनी दूर शिफ्ट करने का फैसला किया कि वहां जेलेंस्की की कोई भी मिसाइल पहुंच न सके। पिछले साल शुरू हुई ये जंग इस नए साल में भी जारी है, लेकिन अब नए साल में नई चाल चली जा सकती है। नए साल पर अब रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन से बारूदी बारिश बरसाई है। जेलेंस्की का दावा है कि सरहद पर तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम ने 80 ड्रोन को टारगेट कर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। वहीं काउंटर अटैक में रूस के 63 सैनिकों को यानी 63 सैनिकों को मारने का दावा भी इस वक्त किया जा रहा है। महायुद्ध को 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार और दम फूंकते ड्रोन अब भी यूक्रेन की जमीन को छलनी कर रहे हैं। बारूद की गंध यूक्रेन के कोने कोने में बस चुकी है, लेकिन रूस के किलर वेपन अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नए साल पर भी रूस के घातक ड्रोन का डर यूक्रेन के लोगों को सहमाता रहा। 1 और 2 जनवरी के दरमियान रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया, जिसमें से 80 ड्रोन को यूक्रेन की सरहद पर तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। बाकी बचे ड्रोन ने यूक्रेन के कीव और डोनेट्स्क इलाके में अपना कहर बरपाया। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। Минуло лише 2 дні, рахунок збитих іранських дронів над Україною вже більше 80. І найближчим часом ця кількість може зрости, бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку шахедами. Її ставка може бути на виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. रूस के पास जो ड्रोन है वो दहशत का दूसरा नाम कहे जाते हैं। टारगेट से टकराते हैं और वजूद मिटा कर रख देते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से टकराते हैं तो उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। घरों से टकराते हैं तो उन्हें खंडहर में तब्दील कर देते हैं और इंसानी बस्तियों में गिरते वहां कब्रिस्तान बना देते हैं। नए साल पर रूस ने इसी ड्रोन को अपना हथियार बनाया। Режиму потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них йде за планом. Наше завдання щодня – давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей, мінімальний графік відключень – це саме रूस के इस घातक हमले के बाद यूक्रेन ने अपना खूनी बदला लेने में देर नहीं की। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है इस बात का सूचक है, इस बात को इशारा करता है कि आप सब लोगों ने वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने का और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का आह्वान करने का आपने संकल्प ले लिया और इसीलिए ये जो आप सोच रहे हैं इसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प के रूप में लिया। और हम क्यों न लें, अगर हमारे पास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
की क्षमता रखने वाले, दुनिया में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, ऐसे हमारे नेता हो जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो और उनकी इच्छा बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की हो, ऐसे में बिहार की जनता पीछे कैसे रह सकती है? वो अभी आगे बढ़ करके उस काम को पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि जब दुनिया विभिन्न संकटों से गुजर रही है, फिर चाहे वो कोरोना की मार हो, फिर चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, फिर चाहे वो सप्लाई चेन की मुसीबत हो, फिर चाहे वो महंगाई का विषय हो, जब सारी दुनिया जूझ रही है तो मैं बड़े गौरव के साथ और फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सब लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, बड़े नजदीक हैं, किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं पहना है। हालांकि हिदायत दी गई है कि मास्क पहनो, पर आप नजदीक खड़े हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 135 करोड़ की जनता को 220 करोड़ टीकाकरण करके डबल डोज देकर के आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। आज चीन की हालत देख लीजिए, टेलीविजन पर आपको आए दिन दिख रहा है। अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, अभी भी वहां के देश टीकाकरण के विषय को लेकर के जूझ रहे हैं। लेकिन यह हमारा देश है, मोदी जी के नेतृत्व में आज 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लेकर के तैयार है कोरोना से दो हाथ करने को। अगर मैं बात करूं तो एक समय था, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, इस देश में 25 साल लग गए टेटनस की दवा को आने में। इस देश में 28 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 30 साल लग गए। इस देश में 25 से 30 साल पल्स पोलियो के 2 बूंद को पहुंचने में लग गए। इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और भारत में गोरखपुर में, जहां से हरीश द्विवेदी आते हैं, यह दवा 2006 में पहुंची जब योगी जी वहां के सांसद हुआ करते थे। 100 साल, 100 इयर्स। लेकिन 2020 के जनवरी में कोरोना आया। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया, कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। और आज हम 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन दे चुके हैं। 48 देशों को हम मुफ्त दे चुके हैं। 1.5 करोड़ डोज हम मुफ्त दे चुके हैं। यह भारत का एक आत्मनिर्भर का परिचय है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास की अगर हम बात करें, देश को आत्मनिर्भर होने की बात करें, तो नए नए आयाम हम लोगों ने स्थापित किए। अभी ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को वापस लाया हो? कौन सा ऐसा देश है? क्या अमेरिका लेकर के आया था? क्या ऑस्ट्रेलिया लेकर के आया? क्या हमारे पाकिस्तान के लोग लेकर के आए? क्या बांग्लादेश के लोग लेकर के आए? क्या श्रीलंका के लोग लेकर के आए? लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक
समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, यूक्रेन का युद्ध रुकवाया और 32,000 छात्र सुरक्षा के साथ वापस भारत पहुंचाया। ये भारत का बदलती तस्वीर। 32,000। और एक बात और सुन लीजिए कि हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर के दूसरे देश के विद्यार्थी भी वो भी सुरक्षित भारत पहुंच गए। यह भी कमाल की बात है। अगर मैं बात करूं, आज 200 साल राज किया हमको ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया। आज इस आर्थिक मंदी में भी भारत ने ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया की हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया के हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 साल पहले 92%, यहां रविशंकर जी बैठे, हमारे पूर्व आईटी मंत्री हैं, जब ये मंत्री बने थे तो 92%, 92% मोबाइल दुनिया से भारत को आता था। दुनिया को दे रहा। मैं ठीक बोल रहा हूं रविशंकर जी? 97% दुनिया को मोबाइल दे रहा है। सारी मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है। स्टील में हम, इस्पात में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे नंबर के। अगर हम बात करें केमिकल्स में तो हमारा एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक्सपोर्ट, हमारा निर्यात 7 गुना बढ़ गया। अगर हम बात करें दवाइयों की तो दुनिया के प्रगतिशील देशों की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया को सस्ती दवा देने का काम भारत ने पकड़ा है। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो गया और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन हम यही नहीं रुके हैं। मैं यहां वैशाली में आया हूं। बताइए आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? बताइए बहने, आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मैं तो गांव से आता हूं। मैंने तो देखा है कैसे बहनें सुबह सुबह उठ करके लकड़ी इकट्ठा करती थी और लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी।